हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो सर्विंग की जो हमारी लेक्चर सीरीज की उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 4। This is lecture number 4 and let us continue our session. बहुत डब्बा गोल है यार, हर चीज मतलब ऐसे लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा यार, ऐसे तो इसको भी थोड़ी सी उसकी ज़रूरत है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अनिरुद्ध सिंह राठौर और सर्विंग की जो लेक्चर सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4 एंड लेट अस कंटिन्यू। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, कंप्लीट नोट्स एंड क्वेश्चंस, वर्कबुक्स, शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग रहेगी, आपका एक पर्सनल डाउट क्लियरिंग ग्रुप रहेगा, वहां पर डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं। बूस्टर सेशंस एंड वर्कशॉप्स एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर इंक्लूडेड, जैसे कि लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग एंड एवरीथिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर फीस की बात करें, सो 1 ईयर फीस इज 50,250 रुपीज। So it will be reduced to 45 to 25. If you use the code AS Rathor, you will get 10% off. और 2 years fees है 74,000 and that will be reduced to 66,600 rupees after application of code. अभी आपको 10% ऑफ मिल रहा है रेफरल कोड पे, जल्दी ही ये 5% रह जाएगा। तो अभी जो आपको 5,000 के आसपास बेनिफिट यहां पर मिलता है वो 2,500 रह जाएगा। यहां पर जो 7,500 के लगभग आपको बेनिफिट मिल रहा है ये आपको मिल जाएगा 37,000 समथिंग। ओके, तो हरी अप, टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गेट 2022 के लिए बैचेस जो चल रहे हैं उसमें एफ बैच लॉन्च होने जा रहा है सून। 8th ऑफ मार्च को एफ बैच लॉन्च होने जा रहा है। यहां पर आपको गेट 2022 की प्रिपरेशन करवाएंगे जसपाल सर, दुष्यंत सर, माई सेल्फ, अभिषेक सर, शोभित सर। ठीक है, तो ऑल द फैकल्टीज विल बी देयर। यू कैन यूज द कोड AS Rathor टू गेट 10% ऑफ नाउ। अभी के लिए 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन सर्विंग। तो हम डेफिनेशन ऑफ सर्विंग देख चुके हैं, प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्विंग देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग देख चुके हैं। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं 3 क्लासेस के अंदर। और स्केल्स एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर एक क्लास नहीं लगेगी, एक से ज्यादा क्लासेस लगेंगी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे स्केल्स के लिए आज की क्लास में हम देखेंगे प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। इसके बाद वर्नियर स्केल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर जो इसके एरर्स हैं वो उसके अगली क्लास में देखेंगे, या फिर हम लीनियर मेजरमेंट जब पढ़ेंगे तब भी देख सकते हैं, विल सी। ठीक है, तो स्केल्स, आज की क्लास का एजेंडा क्या है? स्केल्स पढ़ेंगे हम। स्केल्स के अंदर हम प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल आज खत्म कर लेंगे। प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल आज हम खत्म कर लेंगे स्केल्स के अंदर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो स्केल बेसिकली होती क्या है? सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, एज यू नो, दे आर वेरी बिग। ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो होते नहीं है कि आपको इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट है ना, इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट होगा सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं होगा। सो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आर वेरी बिग, जैसे कि कोई स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, डैम होगा, ब्रिज होगा, रेलवे स्टेशन होगा, एयरपोर्ट होगा, दे आर बिग प्रोजेक्ट्स। ओके, लेकिन इन
प्रोजेक्ट्स को आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग कहाँ पर करते हो? आप एक मैप पे या प्लान बनाते हो, ठीक है। तो जब आप मैप या प्लान बनाते हो, ये जो मैप या प्लान होता है ये उतने बड़े साइज का नहीं होता जितने बड़े ये प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्चुअल साइज में कभी नहीं बनाते हैं, इनको छोटा करके बनाया जाता है ड्राइंग शीट के ऊपर। तो ड्राइंग शीट के ऊपर जब आप इन प्रोजेक्ट्स को बनाते हो, ऑब्वियसली आप इनकी लेंथ को रिड्यूस करते हो। तो ये जो सारी लेंथ्स हैं, है ना, ये जो पूरा प्लान है, सपोज ये एक लेंथ है, इस लेंथ को आप इसके एक्चुअल साइज में नहीं बनाओगे। मान लो ये फील्ड पे थी, ग्राउंड पे थी ये 10 मीटर की लेंथ, लेकिन आप 10 मीटर की लेंथ इसको नहीं बनाओगे, आप बनाओगे 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस लाइन को किसी ना किसी रेशियो में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। जिस रेशियो में किसी प्लान के ऊपर आप किसी भी लाइन को रिड्यूस करते हो, उस रेशियो को हम कहते हैं स्केल, ठीक है। दैट रेशियो इज कॉल्ड एज स्केल। और किसी भी एक प्लान के ऊपर, एक ड्राइंग के ऊपर ये स्केल कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि इस लाइन के लिए स्केल आपने कुछ और यूज की और इस वाली लाइन के लिए स्केल कुछ और, तो मैप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू थिंग्स। पहली चीज ये कि आप कभी भी ड्राइंग को बनाओगे, कभी भी ड्राइंग बनाओगे तो उसके फील्ड के एक्चुअल साइज में तो आप बना ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। दूसरी बात ये कि एक ड्राइंग के लिए जो स्केल होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, एक पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए स्केल हमेशा कांस्टेंट होती है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि स्केल होती है हमेशा लीनियर मेजरमेंट का रेशियो, ठीक है। लेंथ्स का रेशियो होता है, कभी भी एरिया का रेशियो या फिर वॉल्यूम का रेशियो मत कर देना, ठीक है। तो स्केल की डेफिनेशन देखते हैं, हम आगे चलते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ स्केल। तो स्केल क्या है? स्केल इज द फिक्स्ड रेशियो दैट एवरी डिस्टेंस ऑन द प्लान बियर्स विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो स्केल क्या है? स्केल वो रेशियो है जो कि कोई प्लान के ऊपर जो डिस्टेंस है उसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड के डिस्टेंस से कितना है। तो ये बिल्डिंग की हाइट लेटस से थी कुछ 10 मीटर, ओके। लेकिन जब प्लान के ऊपर बनाएंगे इसकी हाइट को, प्लान या फिर हम कहें ड्राइंग शीट के ऊपर जब इसका एलिवेशन बनाएंगे तो एलिवेशन में इसकी हाइट 10 मीटर हम बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो वी हैव टू रिड्यूस इट एट सम पर्टिकुलर स्केल, एट सम सुटेबल स्केल। उस रेशियो में रिड्यूस करेंगे तब वो हम ड्राइंग शीट के ऊपर बना पाएंगे, ठीक है। तो स्केल ही वो मेथड है जिससे कि हम हर एक लेंथ को रिड्यूस करके हमारे ड्राइंग शीट के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो, स्केल भी, रिप्रेजेंटेशन के भी कई सारे तरीके होते हैं स्केल के। अब देखते हैं हम स्केल को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं। तो आप देख सकते हो कि ये 3 मेजर रिप्रेजेंटेशन है स्केल के। सबसे पहला है इंजीनियर स्केल, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरा है ग्राफिकल स्केल। तो इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे रिप्रेजेंटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी। तो सबसे पहला है इंजीनियर स्केल। तो इंजीनियर स्केल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंजीनियर स्केल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने ड्राइंग शीट के ऊपर 1 सेंटीमीटर की कोई लेंथ है, उसको आप वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ ड्राइंग शीट के ऊपर ग्राउंड के कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है इन मीटर्स, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है स्केल। यहां पर लिखा हुआ है, देखो आप, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन प्लान इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इन मीटर्स। तो ग्राउंड के ऊपर मीटर में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर 1 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट के ऊपर डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर मीटर्स में कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया इंजीनियर स्केल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारे मैप के ऊपर ग्राउंड के 50 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस स्केल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। तो आई होप इंजीनियर स्केल आपको क्लियर है। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर, ग्राउंड के ऊपर कितना मीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगला रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी वही है कि 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन प्लान इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, पर यहां पर सेंटीमीटर मीटर नहीं, यहां पर यूनिट सेम रहनी चाहिए, यूनिट सेम रहनी चाहिए। ये एक फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। तो एक यूनिट मैप के ऊपर या प्लान के ऊपर, फील्ड के ऊपर कितना यूनिट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहां पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर वाली स्केल थी, इसी स्केल को लेके हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। तो स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर, ठीक है, इस स्केल 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑन मैप या प्लान डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? आरएफ कितना आ जाएगा? कैन यू टेल मी? तो आरएफ इसका हो जाएगा यहां पर डिस्टेंस ऑन मैप कितना है? 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर डिस्टेंस है। ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस है? 50 मीटर। 50 मीटर। पर जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो डिस्टेंस होना चाहिए ये सेम यूनिट्स में होना चाहिए। अगर आप यहां पर डिवाइड कर रहे हो तो आरएफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन दोनों डिस्टेंसेस को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये यूनिट लेस आ जाएगा, ऊपर वाली यूनिट नीचे वाली यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर मैं 50 मीटर को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करूं इट विल बी लाइक 100 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। दिस विल कम आउट टू बी 1/5000। 1/5000। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने RF को लिख दिया ये वाली पर्टिकुलर स्केल के लिए, RF हो गया आपका 1/5000 भी लिख सकते हो आप, या फिर RF इज इक्वल टू 1:5000। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि वो रेशियो कि कितने टाइम्स आपने रिड्यूस कर दिया हर एक लेंथ को मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट था जिसको आपको प्लान के ऊपर बनाना था, आपको ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना था, तो आपने उसकी सारी की सारी एक्चुअल लेंथ्स को कितने टाइम्स रिड्यूस करके मैप पे बनाया है, वो उसका क्लियर इंडिकेशन आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से मिल जाता है। तो ग्राउंड के ऊपर किसी भी लाइन की लेंथ सपोज जो भी थी L थी, तो आप अगर मैप के ऊपर बनाओगे सेम लाइन को, वो L/5000 मतलब उसको 5000 गुना रिड्यूस करके आप बनाओगे, तो RF से क्लियर कट ये इंडिकेशन मिल जाता है कि आपने कितने टाइम्स रिड्यूस किया है। वो इंडिकेशन यहां से नहीं मिलता। और दूसरी बात, अगर कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप यूनिट्स को हटा दीजिए, तो यहां से RF बेस्ट तरीका होता है कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड मेथड। तो इंजीनियर स्केल आपने देख लिया, इंजीनियर स्केल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट पे चलते हैं हम ग्राफिकल स्केल के ऊपर। तो देखते हैं ग्राफिकल स्केल कैसे रिप्रेजेंट करता है स्केल को। तो ग्राफिकल स्केल क्या होता है कि हम स्केल को ग्राफिकली पेज के ऊपर ही बना देते हैं। जो हमारा मैप है, प्लान है, उसके ऊपर ही हम स्केल को बना देते हैं। अब कैसे बनाएंगे? सेम स्केल को देते हैं और इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, प्लान के ऊपर या मैप के ऊपर, जैसे ये हमारा बड़ा सा मैप था, ये हमारा मैप था बड़ा सा, इस मैप के ऊपर हमारा जो भी था, स्कूल था, कॉलेज था, कोई भी बिल्डिंग थी। ओके, अब इसके लिए हमें रिप्रेजेंट करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। सो व्हाट वी विल डू, हम एक 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर बना देंगे 50 मीटर। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी ग्राफिकल स्केल। तो इस तरह से हमारी ग्राफिकल स्केल आ जाती है। इसका एडवांटेज क्या है थोड़ी देर में देखते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल मैप्स वगैरह में भी जब आप मैप को जूम आउट करते हो, जूम इन करते हो, तो आपने देखा होगा कि साइड में एक स्केल बनी रहती है, वहां पर इसी तरह से डिस्टेंसेस बने रहते हैं, वो भी थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहते हैं, और वहां पर जो लिखा रहता है कि अभी इतना डिस्टेंस 50 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या 25 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ ग्राफिकल स्केल। तो गूगल मैप्स वगैरह पे आपने देखा होगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्केल कौन सी है इन सब में से? ग्राफिकल स्केल इज द मोस्ट यूज्ड स्केल। क्यों? देखो, इसके वेरियस रीजंस हैं। जैसे आजकल मैप्स जो होते हैं वो डिजिटली प्रिपेयर होते हैं, आपने कंप्यूटर पे प्रिपेयर किया, अब आपने जो रेशियो रखा वो रखा 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर सपोज। ठीक है, अब आपने वहां पर इंजीनियर स्केल की तरह लिख दिया या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की तरह RF मेंशन कर दिया। पर जब आप उस डिजिटल मैप का प्रिंट आउट लोगे या फिर उसकी कई सारी मल्टीपल कॉपीज रिप्रोड्यूस करोगे, तो क्या होगा कि आपने जब कंप्यूटर पे बनाया तो वो लेंथ अलग थी, है ना, ये वाली लेंथ कंप्यूटर के ऊपर अलग थी। जब आप प्रिंट आउट लोगे तो ये लेंथ, सेम लेंथ निकल के अलग लेंथ की आ जाएगी। जब आप इसी की फोटोकॉपी करवाओगे, प्रिंट आउट निकाल लिया, उसकी फोटोकॉपी करवाओगे, तो फोटोकॉपी जब करवाओगे तब भी वो लेंथ सेम साइज की नहीं होगी। हो सकता है आपने A4 पे फोटोकॉपी करवाई या A3 के ऊपर फोटोकॉपी करवाई, तो वो लेंथ चेंज हो जाएंगी। जब वो लेंथ चेंज हो जाएगी तो आप ये बताओ कि क्या अब 1 सेंटीमीटर प्लान के ऊपर 50 मीटर ग्राउंड का रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्योंकि मैप के ऊपर तो लेंथ चेंज हो चुकी है, ग्राउंड के ऊपर तो लेंथ चेंज नहीं हुई है। तो मैप के ऊपर अगर लेंथ चेंज हो गई है तो मैप का 1 सेंटीमीटर अब ग्राउंड के 50 मीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, यानी कि आपकी इंजीनियर स्केल अब काम नहीं करेगी और आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी अब काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी एक चीज काम करेगी, वो क्या होगी? ग्राफिकल स्केल। ये जो सारी लेंथ आपने मैप के ऊपर बनाई या प्लान के ऊपर बनाई, इनकी लेंथ चेंज हुई, एक सर्टेन रेशियो में चेंज हुई, तो यहां पर जो आपने ग्राफिकल स्केल साइड में बना रखी थी, इसकी भी लेंथ उसी रेशियो में चेंज हो गई। तो अगर
ये मान लो 10% इंक्रीज होके आई, तो ये भी तो 10% इंक्रीज होके आई। तो अगर ये 10% इंक्रीज हो गई, ये भी 10% इंक्रीज हो गई, तो यहां से आप सीधे सीधे जो इनका रेशियो होगा वही ग्राउंड का रेशियो होगा। तो ये स्केल, जो ग्राफिकल स्केल है, वो अभी भी मेंटेन रहेगी। एक रीजन तो ये हो गया। अब दूसरा रीजन आपको समझाता हूं। दूसरा रीजन, कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने डैम बनाया या ब्रिज बनाया, 50 साल बाद आपको उसकी ड्राइंग्स की फिर से जरूरत पड़ी, तो आपके पास क्या है, आपके पास हार्ड कॉपीज हैं, आपने हार्ड कॉपीज में बना के रखी थी वो ड्राइंग्स। अब जब आप उन कॉपीज को लेके आते हो, तो आप कितने भी अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशंस में आपने उन ड्राइंग्स को रखा हो, उन पेजेस को रखा हो, आखिर बने तो वो पेजेस के ही हैं, एक नेचुरल मटेरियल के बने हुए हैं। तो होता क्या है, वो पेज श्रिंक कर जाता है थोड़े टाइम बाद, धीरे धीरे करके ना पेज बहुत हल्का सा श्रिंक करता रहता है। जब 50 साल बाद आप देखोगे तो वो उसकी लेंथ में, उसकी डायमेंशंस में चेंज आ चुका होगा। तो जब ये डायमेंशंस में चेंज आ चुका होगा, तो पेज के ऊपर ये जो ओरिजिनल लाइन की लेंथ थी, अब वो वापस से उतनी लेंथ नहीं बची। अब ये लेंथ या तो छोटी हो गई है, वैसे तो श्रिंकेज ही होता है तो छोटी हो जाती है, तो छोटी हो चुकी है, तो ये अब 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 50 मीटर को फिर से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने यहां पर ग्राफिकल स्केल बना रखी थी, तो जिस फैक्टर से ये लेंथ रिड्यूस हुई है, उसी फैक्टर से ये भी लेंथ रिड्यूस होगी, क्योंकि पेज की जो श्रिंकेज होगी वो हम ये मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म श्रिंकेज हुई है ना। एक पेज इतने पूरे एरिया में उस पे 50 साल में जो भी इन्वायरमेंट कंडीशंस आई हैं, वो इतने से एरिया के अंदर चेंज नहीं हुई हैं कि आधे पेज के ऊपर अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, यहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री था, यहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री था, यहां पर मॉइस्चर कंटेंट अलग, यहां मॉइस्चर कंटेंट अलग। ऐसा नहीं मानेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि पूरे थ्रू आउट द पेज इतने से एरिया में तो जो टेम्परेचर कंडीशंस और मॉइस्चर कंडीशंस थी वो सेम थी। तो यहां पर भी श्रिंकेज उतना ही हुआ, यहां पर भी श्रिंकेज, यहां पर भी श्रिंकेज, थ्रू आउट द मैप श्रिंकेज सेम हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफिकल स्केल अभी भी यूजेबल है, पर अगर आपने इंजीनियर स्केल बना रखा था या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बना रखा था, वो अब यूजेबल नहीं रह गया। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफिकल स्केल इज द मोस्ट प्रेफर्ड। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, स्केल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इंजीनियर स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड ग्राफिकल स्केल, ये 3 तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी नाउ टाइप्स ऑफ स्केल्स देखते हैं, कितने तरह की स्केल्स होती हैं। तो स्केल्स को हम बेसिकली 4 तरह के स्केल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है प्लेन स्केल, एक है डायगोनल स्केल, एक है वर्नियर स्केल और एक स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो स्केल ऑफ कॉर्ड्स हमें यहाँ पर सर्वेइंग के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्केल ऑफ कॉर्ड बेसिकली एंगल मेजर करने के लिए होती है जब हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं होता। तो आपके अब ये स्केल ऑफ कॉर्ड आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि सबके पास प्रोटेक्टर होता है, और ये स्केल ऑफ कॉर्ड सिर्फ मैप के ऊपर ही एंगल मेजर कर सकती है, और वो भी उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती। जब आप हाथ से बनाते हो स्केल, तो एंगल मेजरमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आएगा जितना कि आप छोटे से 2 रुपए के इंस्ट्रूमेंट से, प्रोटेक्टर से आप मेजर कर सकते हो। तो ये स्केल आउटडेटेड है ना, फील्ड के अंदर तो इससे एंगल मेजर कर ही नहीं सकते। नाउ प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल, ये 3 तरह की स्केल्स हैं जो हमें पढ़नी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। दीज 2 स्केल्स वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर, और वर्नियर स्केल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्लेन स्केल से। तो आ जाते हैं प्लेन स्केल पे। प्लेन स्केल एक ऐसी स्केल है जो कि एक बार में 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को रीड कर सकती है, या फिर आपको जो रीडिंग देगी वो एक यूनिट की डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी के साथ दे देगी। इसका मतलब क्या है, अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, समझते हैं। देखो जैसे इस तरह की स्केल है, ये आपने बहुत बार देखी होगी। अब ये एक स्केल नहीं है एक्चुअली, यहां पर 2 स्केल्स हैं। एक स्केल तो यहां पर है जो कि क्या यूनिट्स हैं, जिसकी यूनिट्स यहां पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। यहां पर क्या यूनिट है, इंचेस एंड 1/10 ऑफ इंच। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये वाली जो स्केल है ऊपर जो बनी हुई है, ये वाली स्केल भी 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स बता रही है। क्या क्या यूनिट्स हैं यहां पर, एक तो हो गई सेंटीमीटर, 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 ये सारे सेंटीमीटर। आपको 10 सेंटीमीटर चाहिए, 11 सेंटीमीटर चाहिए, 12 सेंटीमीटर चाहिए, वो बता देगी। दूसरा ये मिलीमीटर्स भी बता रही है, तो यानी सेंटीमीटर के सब डिविजन्स भी बता रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो वो 2 डायमेंशंस रीड कर रही है डायरेक्टली, या फिर एक यूनिट और उसकी सब डिवीजन मेजर कर रही है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लेन स्केल मेजर्स अ यूनिट करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर आपको मैं कहूं यहां से आप 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बताओ, तो आप 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इजीली बता पाओगे। यहां तक है, 0 से मार्क करते हुए यहां तक 6 सेंटीमीटर तक। ओके, देन अगर मैं कहूं आपको 6.2 सेंटीमीटर बताओ, तो 6.2 के लिए आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर तक तो आप आ गए। 6 सेंटीमीटर के बाद आने के बाद 2 आप मिलीमीटर और काउंट कर लोगे, तो यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। तो
यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि प्लेन स्केल मेजर्स अ यूनिट करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर मेजर कर रहे थे तो सेंटीमीटर को 1 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी तक आप मेजर कर पा रहे हो। तो ये जो स्केल हो गई, ये क्या हो गई, प्लेन स्केल। ठीक है, अब प्लेन स्केल मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया आपको कि प्लेन स्केल क्या क्या मेजर करती है। कोई भी यूनिट होगी और उसकी एक सब डिवीजन तक, या फिर किसी भी यूनिट को 1 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी तक वो मेजर कर सकती है। तो अब आप, ये आपके ऊपर है कि स्केल आप किन किन डिवीजन्स के लिए बनाना चाहते हो। जितने बड़े एरिया को कवर करना है तो हो सकता है वो स्केल किलोमीटर्स में भी पहुंच जाए। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो स्केल चूज करोगे। ठीक है, उससे पहले हम जरा पॉइंट्स देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है कि 4 तरह की स्केल दी है, बताओ इनमें से सबसे छोटी स्केल कौन सी है ना। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्मॉलेस्ट स्केल होगी वो कौन सी होगी, जिसका आरएफ सबसे कम होगा, जिसका आरएफ सबसे छोटा होता है। आरएफ सबसे छोटा मतलब, जैसे अगर मैंने आपको बता दिया एक है 1/50 और एक है 1/100, तो इसमें से बताओ छोटी स्केल कौन सी होगी। सो दिस इज द स्मॉलर वन। ठीक है, आरएफ इज 1/100। दूसरी बात, जो स्मॉल स्केल होगी, जितनी छोटी स्केल होगी तो उसका मैप भी उतना छोटा ही बन के आएगा। अगर आपने सेम एरिया लिया, ठीक है, 50 किलोमीटर स्क्वायर, और आपने उस 50 किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक मैप बनाया जिसका आरएफ था ये, और एक मैप बनाया जिसका आरएफ था ये, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर इससे ज्यादा बड़ा एरिया बन के आएगा इसके अंदर, क्योंकि आपने सारी लेंथ्स को कम टाइम्स रिड्यूस किया। यहां पर आपने 100 टाइम्स रिड्यूस किया, यहां पर आपने सिर्फ 50 टाइम्स रिड्यूस किया, तो डेफिनेटली जो प्लान बन के आएगा वो इसमें ज्यादा बड़ा बन के आएगा। तो जो स्केल होगी कौन सी छोटी हो गई, 1/100 स्मॉलेस्ट स्केल हो गई, है ना, स्मॉलर स्केल हो गई। तो आप इस तरह का अगर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्केल, तो आप क्या करोगे, उसको सारे के सारे आरएफ कैलकुलेट कर लोगे। जितने भी ऑप्शंस होंगे सबके आरएफ कैलकुलेट कर लोगे। उन आरएफ में से आप देखोगे सबसे छोटा आरएफ कौन सा आ रहा है, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट स्केल। बिगेस्ट पूछा तो आप क्या बिगेस्ट आरएफ बता दोगे, राइट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट इज लेंथ ऑफ द स्केल ऑन द मैप इज गिवन बाय, length of the scale on the map it is given by LOS equal to RF into maximum distance on ground। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं, इसको समझते हैं। देखो बेसिकली आप देखो RF क्या होता है, RF डिस्टेंस ऑन मैप, या मैप डिस्टेंस बोल सकते हैं, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ये हो गया आपका RF। सो RF इज मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, राइट। नाउ अब हाँ, तो लेंथ ऑफ स्केल आपको बताना है। लेंथ ऑफ स्केल कितनी लंबी स्केल बनाओगे आप, एक ऐसी स्केल बनाओगे जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस को मेजर कर ले। मतलब आपको इस मैप के ऊपर कितना मैक्सिमम डिस्टेंस नापना है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करना है। अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस को मेजर कर पा रही है उतनी बड़ी स्केल बना देंगे। उससे ज़्यादा बड़ी बनाने की कोई ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों पेज वेस्ट करना, ठीक है। तो हम स्केल कितनी बड़ी बनाएंगे, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करना है उतनी बड़ी। सो लेंथ ऑफ स्केल इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आप ग्राउंड के ऊपर मेजर करना चाहते हो उतनी बड़ी स्केल बना दे, ठीक है। अब आपको लेंथ ऑफ स्केल कहां पर बनानी है, आपको मैप के ऊपर। तो मैप के ऊपर लेंथ कितनी होगी स्केल की, इसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। मैप के ऊपर स्केल की लेंथ कितनी होगी उसको कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। तो मैप डिस्टेंस आपको बताना है बेसिकली। सो मैप डिस्टेंस क्या हो जाएगा, RF इंटू ग्राउंड डिस्टेंस। RF इंटू ग्राउंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द मैप डिस्टेंस। और मैप डिस्टेंस की जगह अगर आप लेंथ ऑफ स्केल रखोगे तो लेंथ ऑफ स्केल मतलब कि आपको मैप के ऊपर कितना मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राउंड के ऊपर आपको कितना डिस्टेंस मेजर करना है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस दैट टू बी मेजर्ड ऑन द ग्राउंड के ऊपर जो मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करना है, इसको आप सिंपली RF से मल्टीप्लाई करोगे, आपको लेंथ ऑफ स्केल मिल जाएगी। तो आई होप ये आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं। और स्केल के न्यूमेरिकल के अंदर आपको बस यही 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर ये 2 फॉर्मूले याद हो गए तो आपको स्केल का न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। तो विल यू बी एबल टू रिमेंबर दीज 2 फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले आप याद कर पाओगे, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेंथ्स रिप्रेजेंटेड ऑन स्केल आर ग्राउंड डिस्टेंसेस। जैसे सपोज आपने एक घर बनाया, मैप बनाया, एक प्लान बनाया, ठीक है। ये जो प्लान बनाया, एक घर का प्लान बनाया, और इस घर की हाइट सपोज थी 3 मीटर, ठीक है। और आपने मैप के ऊपर बनाया, यहां पर
मैप के ऊपर इसकी लेंथ आ रही है सपोज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी मैप के ऊपर या प्लान जो बनाया है, सॉरी प्लान तो नहीं कहूंगा, इसको एलिवेशन कहूंगा, फ्रंट व्यू है ये, तो एलिवेशन जो बनाया है इसका ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ में आ रहा है आपके मैप के ऊपर, ठीक है। पर ग्राउंड में इसकी लेंथ थी, एक्चुअल लेंथ जो आप कंस्ट्रक्शन में बनाओगे आप, ये 3 मीटर है। तो आप यहां पर कितना लिखोगे, ये 3 मीटर लिखोगे या 3 सेंटीमीटर लिखोगे? ऑब्वियसली यू विल राइट हेयर 3 मीटर, ताकि जब आप ये इसका एलिवेशन दो आर्किटेक्ट को नहीं, साइट इंजीनियर को, जब आप साइट इंजीनियर को ये दोगे तो उसको पता है कि कितनी हाइट बनानी है, तो वो उसके हिसाब से 3 मीटर बनाएगा, राइट। तो आप अगर यहाँ पर मैप के ऊपर कौन से डिस्टेंसेस बना रहे हो, ग्राउंड डिस्टेंस या फील्ड डिस्टेंस, वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो स्केल के ऊपर भी आप फील्ड डिस्टेंस ही लिखोगे, ठीक है। तो लेंथ रिप्रेजेंटेड ऑन द स्केल आर ग्राउंड डिस्टेंसेस, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफिकल स्केल्स टेक केयर ऑफ श्रिंकेज ऑफ स्केल। तो ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि पेज का जो श्रिंकेज होता है उसकी वजह से स्केल में गड़बड़ी हो सकती है अगर आपने रिप्रेजेंट किया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में या फिर इंजीनियर स्केल के फॉर्म में, लेकिन ग्राफिकल स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे सो इट विल टेक केयर ऑफ श्रिंकेज ऑफ स्केल, तो वहां पर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इंजीनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में अगर मार्क कर रखा है तो फिर आपको उसका श्रिंकेज फैक्टर वगैरह इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, बाद में देखेंगे हम, तो वो सारे करेक्शंस करने पड़ जाएंगे, राइट। तो आई होप दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम आगे बढ़ते हैं, हम डायगोनल स्केल पढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ रीड डायगोनल स्केल। सो डायगोनल स्केल रीड्स द 3 डायमेंशनल। अब देखो प्लेन स्केल के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक्यूरेसी सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक की मिल पा रही थी, पर जनरली सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में हमें जो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है वो 2 डेसिमल प्लेस तक रहती है, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट की एक्यूरेसी हमें चाहिए रहती है, जो कि प्लेन स्केल से अचीव नहीं हो सकती थी। तो हमने फिर इन्वेंट किया डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल से हमें 2 डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल स्केल 3 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन्स को मेजर कर सकता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को मेजर कर सकता है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स कैसे हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर थी डेकामीटर, मीटर, तो डायगोनल स्केल क्या कहाँ तक जा सकता है, डेकामीटर, मीटर और सेंटीमीटर तक, तो तभी तो हो जाएगा डेसिमल के पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी, ठीक है। तो हम डायगोनल स्केल पे आते हैं। सो डायगोनल स्केल रीड्स द 3 डायमेंशनल Diagonal scale reads the 3 dimensions directly, such as unit, its subdivisions and subdivisions and subdivisions, ठीक है। एक यूनिट हो गई, उसकी सब डिविजन्स हो गई, और सब डिविजन्स की भी सब डिविजन्स हो गई, इनको हम कह रहे हैं सब डिविजन्स, ठीक है। तो एक यूनिट की सब डिविजन्स और सब डिविजन्स तक हम मेजर कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से डायगोनल स्केल मेजर्स अ यूनिट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेसी तक ये मेजर कर सकता है। और डायगोनल स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सब लोग जानते हैं, ओके। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा दे रहा हूं आपको, जस्ट अ मिनट, थोड़ा स्लो है ये रिस्पॉन्ड करने में, या चलो लेट अस सी। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ओके, आई हैव ड्रॉन दिस ट्राइंगल एंड लेट अस से कि यहां पर इस ट्राइंगल की हाइट है 10 यूनिट्स, ये हाइट है 10 यूनिट्स, और ये जो विड्थ है ये है 4 यूनिट्स। यहां पर जो विड्थ है ये है 4 यूनिट्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आधे डिस्टेंस पे, हाफ डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दी, ओके। हाफ डिस्टेंस पे यानी यहाँ से मैंने 5 यूनिट्स ऊपर एक लाइन मार्क कर दी। अब इस लाइन की लेंथ थी 4 यूनिट्स, इस लाइन की लेंथ थी 4 यूनिट्स, इस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट्स ऑब्वियसली। जब मैं यहाँ से, तो सिमिलर ट्राइंगल का सीधे सीधे मतलब है लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर 4 यूनिट्स थी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इसकी लेंथ कम होती जाएगी। कैसे कम होगी, लीनियरली कम होगी।
देखो तो सिमिलर ट्रायंगल वर्क करता है लीनियर इंटरपोलेशन पे। लीनियर इंटरपोलेशन कैसे, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ की हाइट बढ़ाते जाएंगे, एज एज वी आर इंक्रीजिंग द हाइट दिस लेंथ इज चेंजिंग, और यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये लीनियरली डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ की जो लेंथ है वो लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज करती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से शुरुआत करें और लीनियरली आगे बढ़ते जाएं तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो हाइट है या ये वाली जो लेंथ है ये बढ़ती जा रही है लीनियरली। तो हम क्या किया, जैसे ये यहाँ से ऊपर से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे आए थे तो यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस आ गया था। अगर यहाँ से ऊपर से हम लेट अस से 2 यूनिट डिस्टेंस पे आए, 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे आए, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स लेट अस से, है ना, ये 2 यूनिट्स डिस्टेंस है, तो हमारी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हम लीनियर इंटरपोलेशन से पता कर सकते हैं। कैसे, 4/10 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4/10 ये हो जाएगा 0.4 इंटू 2 ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस 4 यूनिट्स था और ये हाइट थी 10 यूनिट्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 0.8 यूनिट्स हो जाएगा अगर हम यहाँ से 2 यूनिट्स नीचे आए, है ना। अगर बीचों बीच में आएंगे तो ये 4 का आधा हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। सो दिस इज लीनियर इंटरपोलेशन एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आई होप ये आपको बचपन से पता है ना, इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं थी। लेट अस सी द क्वेश्चंस। ओके, सो व्हेन 1 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, क्या पूछा गया है, आरएफ ऑफ द स्केल पूछा गया है। सो व्हाट इज द आरएफ ऑफ द स्केल, सो आरएफ ऑफ द स्केल इज मैप डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर है ग्राउंड डिस्टेंस। इस 10 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी 1/1000। ठीक है, 1/1000। सो करेक्ट आंसर इज डी। ये एसएससी जेई 2014 का क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following scales is the smallest one? ठीक है, ये हमें 4 स्केल दी हुई हैं। इन 4 स्केल को सबको अगर कंपेयर करना है तो हम आरएफ में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। स्केल्स को कंपेयर करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है आरएफ में कन्वर्ट करना। तो 4/20,000 है, 4/20,000 है, इसको हम 1/5000 लिख सकते हैं। तो ये हो गया RF 1/5000। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, तो ऊपर 1 सेंटीमीटर आ गया, नीचे हो जाएगा 5000। अब इनटू 100 कर देते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 जीरो हैं, 2 जीरो और पड़ जाएंगे। 1/5, 1 2 3 4 5, सो 1:5 लाख ये हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, 1/50। ठीक है, 2 जीरो और लगा देते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 1/5000 हो जाएगा। ये डायरेक्टली दिया हुआ है 1:50,000। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1/5 लाख, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्केल इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। B is the smallest scale, SSC 2012। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements in respect of map A having scale 1:1000 and another map B having scale 1:5000 is true? तो एक स्केल है 1:1000, एक स्केल है 1:5000, तो डेफिनेटली कौन सी ज्यादा बड़ी स्केल है, ये जो मैप ए की स्केल है 1:1000 ये ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू, सो मैप ए इज अ लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये हो गया एसएससी 2014 का क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ स्केल रिप्रेजेंटिंग either 3 units or only 1 unit and its fractions up to the second place of the decimal point is diagonal scale। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। डायगोनल स्केल 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को रिप्रेजेंट करे या फिर किसी भी यूनिट को ये मेजर कर सके अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डायगोनल स्केल, और ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2016 में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following scales of the map is not affected due to the shrinkage of map? तो that is graphical scale। तो graphical scale कभी भी मैप के श्रिंकेज पे अफेक्ट नहीं होती है। तो एसएससी 2017 का क्वेश्चन था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप यू एंजॉयड दीज क्वेश्चंस। चलिए आज का सेशन प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के ऊपर कंप्लीट हुआ। आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी डेप्थ में हमने कवर किया है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंड लेट्स क्रैक इट।